आज का अपना जो एकदम फ्रेश चैप्टर है विच इज़ प्रोनाउन, आज हम लोग उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ग्राउंड लेवल से कन्वे करूँगा, इत्मीनान से इसे सुनते जाइएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन में सबसे पहला जो है ना, आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ इसका कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। इसकी डेफिनेशन ना आप बच्चे लोग ने ना जमाने से सुन रखी है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इसका आगे भी ग्रामर में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इसका यूज़ होगा। अब पहले वाली बात समझो कि इंग्लिश ग्रामर आपका सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं कि जो इंग्लिश पूछी जाती है और जो इंग्लिश हम लोग बोल रहे होते हैं वो दोनों डिफरेंट इंग्लिश होती है। जो इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं वो एक अलग इंग्लिश है, जो इंग्लिश एग्जाम में आपसे पूछेगा वो एक अलग इंग्लिश है। बात आ गई पकड़ में। तो आपको ना जो इंग्लिश रिटर्न इंग्लिश होती है ना, जिससे हम लोग जो लेटर वगैरह लिखते हैं, वो इंग्लिश का ख्याल करके जो है कंटेंट डेवलप करना होता है। गुड मॉर्निंग अभिलाष बच्चे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटर्न इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश से एकदम अलग है। गॉट इट। रिटर्न इंग्लिश के रूल्स बहुत ही अलग है जो हम लोग स्पोकन के समय बात करते समय ध्यान नहीं देते। तो अगर मान लिया कि जैसे आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो और आपको स्पोकन इंग्लिश वाले मिथ अगर टूटे हैं तो परेशान मत होना। रीज़न, क्योंकि रिटर्न इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट है, वो आप धीरे धीरे भी जानने लगोगे। ठीक है, तो पहले तो आप प्रोनाउन की डेफिनेशन सुन लीजिएगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। वो शब्द जो नाउन के प्लेस पर आएगा। आगे बात पकड़ में। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही होता है जो किसी नेम के प्लेस पर आ सकता है मस्कुलर सेंस में। शी होता है ना। इट होता है, वी होता है, दे होता है। ये सारे के सारे जो हैं प्रोनाउन होते हैं। कंफर्टेबल है अपन इस पे। तो ऐसा सारा टर्म जो नाउन के प्लेस पर आ जाए। एग्री। तो जैसे ज़रा समझो, मैं एक आध सेंटेंस बोल के बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन इज़ अ फैबुलस एक्टर। अमिताभ बच्चन लिविंग इन मुंबई। अमिताभ बच्चन लुक्स ऑसम। तो अब देखो, मैं इस सेंटेंस में तीन तीन बार अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन को बार बार सुनते रहना क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि अमिताभ बच्चन को बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि सेंटेंस पे उसकी रिडंडेंसी हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके कारण क्या करते हैं हम लोग कि उसकी जगह पर ना प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एक बार फिर से इस वाली लाइन को सुनना। अमिताभ बच्चन इज़ एन ऑसम एक्टर। ही इज़ लिविंग इन मुंबई। हिज लुक्स इज़ ऑसम। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने अमिताभ बच्चन इज़ एन ऑसम एक्टर, फिर उसके बाद मैंने कहा ही लिव्स इन मुंबई। तो मैंने ही बेसिकली अमिताभ बच्चन की जगह पर यूज़ कर लिया। पॉइंट है समझ में। तो ये जो ही है वो प्रोनाउन है जो कि एक नेम अमिताभ बच्चन की जगह पर आया। तो उससे क्या हुआ, उससे सेंटेंस थोड़ा सूदिंग लग गया ना। अमिताभ बच्चन इज एन ऑसम एक्टर, अमिताभ बच्चन लिविंग इन मुंबई, या फिर अमिताभ बच्चन इज एन ऑसम एक्टर, ही इज लिविंग इन मुंबई। सेंस फील कर रहे हो आप कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली प्रोनाउन की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे, रीज़न बिहाइंड ओनली इज़ कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आएगा सेंटेंस को सूदिंग करने के लिए, ताकि हम लोग को एक ही चीज़ बार बार ना कहनी पड़े। बस बात इतनी सी है। आई होप आप इस वाली बात को समझ गए होंगे कि प्रोनाउन किस सेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पे मैंने लिख दिए, ही शी इट वी दे और यू भी होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे वाली बात सुनते हैं। बेसिकली क्या है कि ना प्रोनाउन के अलग अलग टाइप हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक एक टाइप पिक करूँगा और सारे के सारे टाइप पर आपसे ना क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये वाली क्लास में ना, आज वाली क्लास में होने क्या वाला है, ज़रा इत्मीनान से एक वाली बात को सुन लीजिए। आपको ना पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि मैंने सारा कुछ ना स्लाइड में बना दिया है। ठीक है, सब कुछ स्लाइड में अवेलेबल है। तो आपको ना एकदम रिलैक्स होकर टिक कर बैठना है और अपना ना कीपैड ओपन रखना है। आगे बात समझ में। और आपको ना मुझे चैट सेक्शन में ना फटाफट चैट करके बताते जाना है कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। गॉट इट। लिखना नहीं है, मैं क्लियर हूँ इस वाली बात को लेकर। आपको चैट सेक्शन में आंसर मुझे टाइप करके भेजने हैं। ठीक है, समझो आपके और हमारे बीच एकदम चैटिंग चलने वाली है अभी। गॉट इट, जिसमें राइटिंग वर्क कुछ नहीं होगा, फटाफट चैट में आंसर आने चाहिए आपके। ओके, चलिए बच्चे लोग कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने कंटेंट स्टार्ट किया है शुरू में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों पर ख्याल करना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ही हिम हिज वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। मतलब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा पुट होना चाहिए ताकि सेंटेंस बढ़िया हो जाए। फटाक से टिक चैट सेक्शन में बताइए भाई। ठीक है, बच्चे लोग ने आंसर किया ही। बहुत ही बेसिक कंटेंट था ये, एक बार इसे सुन लेते हैं इत्मीनान से। देखो क्या लिखा हुआ है, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ इज अ राइट आंसर। हिम और हिज क्या होता है एक बार ये बता देता हूँ।
मैंने ना जब नाउन बताया था ना, मैं थोड़ा सा डिटेल देते हुए इसलिए चलो कि आगे जब मैं इसका लेवल बढ़ाऊँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए डिटेल दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। बहुत ही बेसिक था ये, आप सारे बच्चों ने सही टिक किया, इत्मीनान से एक बार सुन लीजिए। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ मुझे। देखो क्या कन्वे करें मैं, चलो ज़रा ख्याल करना, सुनिएगा ज़रा। ही जो है, हिम जो है और हिज जो है, तीनों ही बेसिकली प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ही, हिम, हिज तीनों ही प्रोनाउन होते हैं। तो मुझे कैसे पता चले कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर लगना चाहिए, आगे बात पकड़ में। तो एक बार ऐसे एक्सप्लेन करो, एक बार सुन लीजिए। देखो मैंने ना आपको जब नाउन पढ़ाया होगा ना, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा केस टेबल। केस टेबल सुना है इसके पहले कभी किसी बच्चों ने? केस टेबल सुना है ईशा? केस टेबल याद है बच्चों को? देखो केस टेबल में क्या बताए थे आपको, बेसिकली ये केस टेबल जो है प्रोनाउन के लिए बनता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर एक होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में होते थे दो, एक था पोजेसिव एडजेक्टिव और एक था पोजेसिव प्रोनाउन। ये केस टेबल है, ठीक है। मैं आपको एक बार इत्मीनान से लिख के दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं इसका आपको ना पूरा टेबल भी शो कर दूंगा, इत्मीनान से एक बार देखते जाइएगा। तो एक केस टेबल में क्या होता है ज़रा इत्मीनान से सुन लो। जैसे मैंने ना एक केस लिया फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव केस का, जो कि रहा ही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, आगे बात पकड़ में। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, पोजेसिव प्रोनाउन भी बनता है हिज, और फिर उसका एक और केस बनता था जिसको अपन रिफ्लेक्सिव केस बोलते हैं, उसको अपन हिमसेल्फ बोलते थे, आगे बात पकड़ में। तो मैं क्या करने की कोशिश करूँ बच्चे, जो सब्जेक्टिव केस है ना, ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, वो यहाँ ही में लगेगा, ठीक है। ही में लगने, सब्जेक्टिव केस में लगने का मतलब ये कि ना किसी भी सेंटेंस में ना तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन पार्ट होते हैं, आगे बात पकड़ में। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद दिखाई देगा। तो अगर आपको कभी वर्ब के पहले किसी शब्द के लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव केस में से लोगे, और आपको कभी अगर वर्ब के बाद में से कोई भी कभी अगर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्ब के मतलब ऑब्जेक्टिव केस में से लोगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जो आपको ध्यान देना होता है। अब दूसरी बात सुनते हैं, यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब इज वेंट, ठीक है। मेरे को वर्ब के पहले के लिए प्रोनाउन चुनना है, तो वर्ब के पहले के लिए जब प्रोनाउन चुनूंगा तो कौन सा केस दूंगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में कौन आता है, ही, इसलिए इसका आंसर बना था ही। ये मैंने थोड़ा थ्योरी से बता दिया आपको, ऑल्दो अपने सेंटेंस के पहले से कई दफ़ा सुन रखा होगा। एक और बार कोशिश करते हैं। नंबर 2, यू एंड ही स्लैश हिम वर गुड फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? चलो ईशा ने ही कहा है, हिम सनली, शिवानी हिम। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करो ना भाई, ही और हिम टाइप करने कितना समय लगता है, बैठे रहते इत्मीनान से, क्या कर रहे हो बैठे बैठे वहाँ पे? टाइप करके भेजो सारे बच्चे लोग। ही, विशाल, हिम, हाँ जी। बाकी बच्चे बस 8 ही बच्चे लोग बैठे हैं क्लास में, बाकी सबको क्या करें? अभिजीत बोलना है कुछ? नहीं। दीक्षा, दिवेश, क्या जवाब है भाई? निखिल, शिवांगी, उर्वशी बच्चे, यामिनी। चलो सुनते हैं, देखो जरा इस वाले कंटेंट को। ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। मैंने क्या बताया, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले कौन सा केस लेना है आपको, सब्जेक्टिव। आगे बात पकड़ में, तो सब्जेक्टिव केस में कौन है, ही, यहाँ पर आएगा ही, हिम नहीं आएगा, ठीक है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव, ही इज राइट आंसर। चलो फिर से कोशिश करते हैं। कृष्णा एंड आई स्लैश मी गो टू कॉलेज एवरीडे, क्या होना चाहिए? चलो फटाफट मेंशन कीजिए। राइट आंसर है इसमें आई, ठीक है। राइट आंसर इज आई। कंफर्टेबल है आप लोग इस पर? आगे चले, चलिए। नंबर 4, आई वुड नॉट टू बी ही स्लैश हिम, शिवानी हिम, मधुलिका हिम। अरे बच्चे सारे बच्चे मेंशन करो। सर मेरे को पता है इसमें क्या आएगा, सर मैं क्यों टाइप करूं? मैं डांटूंगा तुम्हें, तुम जान लेना, अगर तुम टाइप नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या आ रहा है? चलो एक और बार एक सेंटेंस कोशिश करते हैं, फिर इसका आंसर बताता हूँ। एक और बार एक और सेंटेंस हम लोग कोशिश करेंगे, फिर इसका आंसर बताऊंगा। इसमें क्या आएगा नंबर 5 में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवेश क्या आएगा इसमें बच्चे नंबर 5 में? ठीक है। निखिल तुमने दिया आंसर?
बैठे हैं आराम से, चलो इसे सुनते हुए चलो, ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो क्या कन्वे कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है ना वो मी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है ना वो हिम नहीं है। अब आपको थोड़ा सा इस वाली बात को सीखना है कि इसका आंसर मी और हिम क्यों नहीं है। अब पेशेंस रख के सुनेंगे मुझे इत्मीनान से, बोलूं? चलो एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। देखो अब ये ना स्पोकन में होता है, मुझे सुनते जाइएगा ना इत्मीनान से। ये स्पोकन में होता है कि हम लोग बात करते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं, आई वुड नॉट टू बी हिम, आई वुड नॉट, इट इज़ मी, हम लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो हम लोग बोलते हैं ना ये बिल्कुल हम लोग गलत बोलते हैं। यहाँ पर ना एक शब्द मिसिंग वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पर एज भी आना चाहिए, एज भी आएगा यहाँ पर। चलो अब आगे सुनते हैं कैसा सेंटेंस बनेगा, आई वुड नॉट टू बी एज ही स्लैश हिम, ठीक है ऐसा होगा। लेकिन स्टिल हिम गलत ही है, ओके। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर हिम गलत क्यों है। दरअसल वाली बात को सुनना, मुझे सुनते जाना इत्मीनान से, बीच में गड़बड़ाना नहीं। मैं 2 बार नहीं बताऊंगा, इत्मीनान से एक ही बार बता रहा हूँ, पूरा सुनना मुझे और पूरा सुनना। देखो बेसिकली ये जो केस है ना बच्चों, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो सब्जेक्टिव केस में ही लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव केस में है ही, ऑब्जेक्टिव केस में है हिम। मुझे सुनते जाना इत्मीनान से, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव केस है मैंने आपको बताया कि वर्ब के पहले आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस वो जो है वर्ब के बाद आएगा, ये वाली बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन ना जो सब्जेक्टिव केस है ना उसके पास एक पावर है, स्पेशल पावर। ये वाली बात सच है कि जो सब्जेक्टिव केस है वो बेसिकली वर्ब के पहले रहता है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वर्ब के बाद रहता है। लेकिन एक और इसमें थ्योरी ऐड कर रहा हूँ, जो सब्जेक्टिव केस है ना बच्चे वो वर्ब के बाद भी आ सकता है। पॉइंट आ गई बात समझ में? मैंने क्या कन्वे किया जरा इतना से सुन लो, एकदम साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ, फिर से देख लेना एक बार। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बच्चे कि वर्ब के पहले होता है सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये एकदम सही बात है। लेकिन जो सब्जेक्टिव केस है उसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो वर्ब के बाद भी आ सकता है, ये उसके पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जब भी आपको इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कुछ पुट करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला ही कंटेंट लिया जाए। ज़रूरी नहीं है ये कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला ही कंटेंट ले। पॉइंट आ रहा है समझ में? आप वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्टिव केस वाला भी कंटेंट पुट कर सकते हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है अभी हमने ना यहाँ पर जो हिम टिक किया ये सोच कर लिया होगा कि भाई ये जो वर्ब है उसके बाद में यूज़ हो रहा है, गॉट इट। ये जो वर्ब है इसके बाद में यूज़ हो रहा है, गॉट इट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही लगाया जाए, सब्जेक्टिव केस भी अप्लीकेबल होता है। तो आपको ना ये समझ में आना चाहिए, जरा सी बात को सुनना। जब वर्ब के पहले फिल करना होगा, ये वर्ब था इसके पहले फिल करना होगा, तो आप आंख मूंद करके सब्जेक्टिव केस टिक कर दो, वो सही जवाब है। ये वर्ब था उसके पहले पुट करना था, आंख मूंद करके सब्जेक्टिव केस टिक कर दो, सही आंसर हो जाएगा। ये वर्ब है उसके पहले पुट करना होगा, आंख मूंद करके जो है टिक कर दो, सब्जेक्टिव केस सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वर्ब के बाद फिल करना हो, वर्ब के बाद फिल करना हो, तो वहां पर सब्जेक्टिव भी वैलिड होता है और ऑब्जेक्टिव भी वैलिड होता है। तो इनमें से कोई भी सही हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही सही हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे हमको वहां पर चूज करना है। तो सब्जेक्टिव केस जब चूज करना हो, मतलब वर्ब के पहले के लिए, तो दिमाग नहीं लगाना, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव चुन के टिक कर दो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वाले प्लेस की बात चले तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट भी सही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सही होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट कन्वे करें, जरा इत्मीनान से सुन लो। यहाँ पर ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस भी वैलिड है, ऑब्जेक्टिव केस भी वैलिड है, गॉट इट। अब मुझे कैसे पता चले कि ही लगाऊं कि हिम लगाऊं? सुनते जाना चलो इत्मीनान से। तो क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को पता करने का ना एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लो। जब भी ना आपको ये ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर कुछ प्रोनाउन पुट करना हो तो हमेशा उस सेंटेंस को ना एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके देखना। आगे बस समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट वाले केस पर, जब भी आपको ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर कोई प्रोनाउन पुट करना हो
तब आप क्या करेंगे, आप उसको वाले सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे। मैं एक बार इस वाले सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी एज ही स्लैश हिम। पॉइंट है समझ में? वो ये कह रहा है कि मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है। ये उसकी हिंदी हो गई, ट्रांसलेशन हो गया। तो जैसे ही मैंने हिंदी बोला तो ज़रा समझना इस वाली बात को, मैंने क्या बोला, मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है। तो मैंने सेंटेंस में ना बच्चे है वर्ड यूज़ किया हुआ है। आगे बात समझ में? मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसा वो है, मैंने सेंटेंस में है वर्ड यूज़ किया हुआ है दरअसल उसकी इंग्लिश होती है इज़। एक्सेप्टेड। तो मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहीं पर इज़ लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ सेंटेंस में कहीं भी इज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ तो मुझे वो बोलना ज़रूर पड़ रहा है। तो इस वाली बात का मतलब क्या पता है, वो जो इज़ है ना वो कहीं पर हिडन है। आगे बात पकड़ में, तो जो इज़ है वो दरअसल हाइड है। एक्सेप्टेड। तो वो हिडन वाला जो इज़ है, अब आप समझो इस वाली बात को, आप मुझे खुद से बताओ ये जो इज़ है वो किसके साथ अप्लाई होता है? ही इज़ होता है या हिम इज़ होता है? क्या सही होता है? फर्स्ट वाला सही होता है, सेकंड वाला सही होता है? तो सही जवाब है ही इज़ होता है। आगे बात समझ में? तो क्योंकि ही इज़ होता है ना, इसीलिए यहाँ पर ही सही होगा, क्योंकि वो जो इज़ जो हिडन है ना उसको फिर सेटिस्फाई कर पाएगा। गॉट इट? चलो मैं एक बार फिर से इस वाली थ्योरी को ना दूसरे एग्जाम्पल में अप्लाई करके आपको बताता हूँ। आपको धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, इत्मीनान से सुनते जाइए। मैं आपको इस वाली थ्योरी को दोबारा से अप्लाई करके बताने वाला हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ आई स्लैश मी लिखा हुआ है। आ रही बस समझ में? अब मैं इसकी ना हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमको ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर कौन सा प्रोनाउन पुट करना है ये पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्ट वाला प्लेस है सर, आपको कैसे पता? वर्ब के बाद में आ रहा है ना, वर्ब के पहले होता तो सब्जेक्ट वाला केस होता। ये वाली बात आ गई समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है लोग? चलो आगे सुनते। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ आई स्लैश मी, ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर मुझे प्रोनाउन पुट करना है, तो सब्जेक्टिव भी सही हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी सही हो सकता है। एग्री? कौन सा सही है ये जानने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं इसको हिंदी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? इट इज़ आई स्लैश मी का मतलब होगा ये मैं हूँ। एग्री? मेरे को बोलना पड़ा हिंदी में ये मैं हूँ। एक्सेप्टेड। हूँ की जो इंग्लिश होती है वो होता है एम। देखो जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो मुझे हूँ बोलना पड़ा। एग्री? जिसका मतलब होता है एम। आप मुझे बताओ सेंटेंस में कहीं पर एम लिखा हुआ है क्या? सेंटेंस में कहीं भी एम नहीं लिखा हुआ है। सेंटेंस में एम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो एम है ना वो हिडन है। एक्सेप्टेड। अब ये हिडन एम को आपको सेटिस्फाई करवाना है। आप मुझे बताइए जो एम है वो आई के साथ लगता है कि वो मी के साथ लगता है? आपके हिसाब से कौन सा वाला सही होता है? आई एम सही होता है कि मी एम सही होता है? सही जवाब है आई एम सही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आई। तो कभी भी इट इज़ मी नहीं बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है इट इज़ आई। आई बात समझ में? अब अगर इन दो एग्जाम्पल को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए। एग्री? कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? हाँ अभिलाष, आपको आगे बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ। चलो आगे सुनते हैं। इसमें बताऊंगा अभिलाष, नंबर 6 में सुनना। एक बार बच्चे लोग फिर से कोशिश करना। इट इज़ आई स्लैश मी हु हैव हेल्प्ड यू, क्या आना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही जवाब, राइट आंसर है आई। गॉट इट? अब इसका जवाब आई क्यों है? कैसे बोलोगे आप इस वाले सेंटेंस को? ये मैं हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। ठीक है,
ये मैं हूँ बोलना पड़ा, हूँ मतलब आएगा एम, हिडन है ना वो, तो हिडन वाले एम को सेटिस्फाई करने के लिए आई आता है, मी नहीं आता है। आई एम बोला जाता है, मी एम नहीं बोला जाता है। समझ गए अभिलाष? अच्छा, एक और पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ, इसमें ये वाली बात सुन लीजिए। ये छोटे छोटे बस आपको ना बातें ध्यान देनी है, और एग्जामिनर पता है इसी वाली चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। एग्जामिनर को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश लेकर आ जाते हैं रिटन इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए। सवाल ही नहीं उठता कि वो सॉल्व हो जाए आपकी स्पोकन इंग्लिश से रिटन इंग्लिश, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। चलो इत्मीनान से सुनो जरा क्या कन्वे कर रहे हैं, सुनते जाइएगा मुझे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ख्याल करना बच्चे लोग। एक और आपको रूल बता रहे हैं ना, आंसर आई एकदम सही है, लेकिन एक और रूल सुन लो ना, लगे हाथ। ये जो हु है ना बच्चे, ये हु ना रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन अभी आगे यूज़ होने वाला है, अभी आ गया है तो अभी लगे हाथ बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? जो सेंटेंस को ना रिलेट करने का काम करते हैं। जैसे हु का मतलब कौन होता है, लेकिन ये हु जो है यहाँ पर कौन के सेंस में नहीं है, जो या जिसने के सेंस पे है। जैसे इसको हिंदी बोलोगे तो कैसे बोलोगे, ये मैं हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। तो ये जो हु है, ये दो अलग अलग सेंटेंस है जिसको कनेक्ट कर रहा है ना, तो उनके बीच रिलेशन सेट कर रहा है, इसलिए उसको अपन रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एक्सेप्टेड। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत डिटेल में आगे वाली क्लास में बताऊंगा, अभी आ गया तो एक बार सुन लो। तो थ्योरी क्या है एक बार सुन लेना। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज होता है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी सुन लो। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज होता है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। गई वाली बात दिमाग में? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। कंफर्टेबल? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में लिखा हुआ है हैव, तो ये इसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो इसके पहले मेरे पास वी भी है, अस भी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव बोलते हैं या अस हैव बोलते हैं? सही जवाब वी। ठीक है, एक तो वो तरीका है ही जिसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, है ना। ये मैंने एक और तरीका आपको बता दिया, आपको आइडिया लग जाए ताकि, इसलिए किसी बच्चों को कष्ट है इसमें? एक्सेप्टेड। मेरे को ना चैट बॉक्स में ना सारे बच्चों का ना चैट दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा ना जान लेना तुमको ना म्यूट कर दूंगा, चैट कर ही नहीं पाओगे ना सुन पाओगे, कुछ नहीं टाइप करोगे ना वहाँ पे ना सुला देंगे तुमको फिर डांट डांट के। टाइप किया करो ना भाई, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइप करके भेजो, तुम्हें समझ में तो आए कि आप लोग होश में हो कि नहीं हो। चलो सुनते आगे, बढ़िया अभिलाष। चलो अगला सेंटेंस है, माई फादर टोल्ड मी आई माई, इन दोनों में एक आएगा अ स्टोरी, क्या आना चाहिए? किसी बच्चे को लग रहा है कि आए आना चाहिए, आए? कोई बच्चा है ऐसा जिसको फील आ रहा हो अंदर से, सर इसमें तो आए लगेगा? देखो ये वर्ब है, जरा इत्मीनान से पूरे थ्योरी को कनेक्ट करो, और ये स्टाइल सीखो जो आपको मैं बता रहा हूँ। रीज़न ही क्या है ये स्टाइल सीखने, क्योंकि ना एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके आ सकते हैं ना, आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होता है जिसके वजह सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा हुआ है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट वाली प्लेस होती है, ये ऑब्जेक्ट वाली प्लेस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लग सकता है, यहाँ पर कोई भी लग सकता है। ये सब्जेक्टिव स्पेशल पावर है, वो इधर भी लग जाता है इधर भी लग जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लेस पर ही आता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से मी आई माई में कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन सा आएगा वो सवाल है। अब जरा इत्मीनान से सुन लो। माई तो इसलिए नहीं है क्योंकि माई तो पॉसेसिव केस होता है। सर आपको कैसे पता चल रहा है ये कौन सा केस है? नाउन में जाइए, नाउन एंड केस पूरा एक चैप्टर बताया मैंने, मतलब पूरा 1 घंटे का क्लास है वो, उसे लीजिए भाई, नाउन एंड केस, तभी समझ में आ जाएगी मेरे को कैसे पता चलता है कौन सा पॉसेसिव केस है कौन सा रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, मी और आई का क्वेश्चन है। अब जैसे मैं इसको हिंदी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, मेरे फादर ने मुझे एक कहानी सुनाई, मेरे फादर ने मुझे एक कहानी सुनाई। मैंने कहीं पर हूँ बोला क्या, हूँ एम बोला क्या कहीं पर? तो मैंने कहीं पर तो एम नहीं बोला ना, मतलब एम की ज़रूरत नहीं है। एम की ज़रूरत होती तो आई लगता, एम की ज़रूरत नहीं है इसीलिए क्या लगा रहा है, मी। समझ में आया कि मी क्यों चुन रहा हूँ मैं? पता चल रहा है आपको, आइडिया लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। आई टीच दे देयर देम, क्या आना चाहिए? राइट आंसर इज देम। ईशा शाबाश, आई टीच देम। आपको ना फिर से रिज्वाइन करना है, अभी सेशन 1 से कम मिनट में क्लोज होगा, आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है बच्चे लोग।
ये स्लाइड पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, अभी सेशन रिज्वाइन कीजिएगा, स्लाइड के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो, मेरी वॉइस सारे बच्चों तक आ रही है कि एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है बच्चों को? ठीक, मतलब मैं ऑडिबल हूँ। चलो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड में मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई होप कि आपने जो अपना समय दिया होगा इस स्लाइड पर। ठीक है, चलो सुनते जाइएगा, मैं सारा कुछ सॉल्व करके बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुनते जाइएगा। हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई स्लैश मी टू लंच। अब ये वही ऑब्जेक्ट वाला प्लेस हो गया, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। तो मेरा पॉइंट क्या था, इत्मीनान सुनना, हिंदी में बोल के देखो। उसकी मम्मी ने रमन और मुझे लंच पर इनवाइट किया। मैं बोल रहा हूँ मुझे इनवाइट किया, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं हूँ को इनवाइट किया। जब मैं हूँ बोल रहा होता तो एम लगता, और एम लगता तो आई लगता, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ तो नहीं लग रहा है ना। आगे बस समझ में, तो इसी वजह से राइट आंसर है मी। समझ में आया कि यहाँ पर मैं मी क्यों पिक कर रहा हूँ? आइडिया मिल गया आपको? चलिए आगे सुनते हैं। r/r's कॉलेज वॉज क्लोज yesterday। ये वाली जो चीज़ है ना बच्चों, मैं ऑलरेडी ना आपको ना उसमें पढ़ा चुका हूँ, नाउन एंड केस में। यहाँ दोबारा आ गया, एक बार सुन लीजिए इसकी भी थ्योरी इत्मीनान से। देखो, ये r एंड r's ये दोनों ही पोजेसिव केस होते हैं।
अब ये आप आई होप इस वाली बात को समझ पा रहे होगे कि पोजेसिव केस क्या होता है। जरा इत्मीनान से सुनो, क्लास खत्म होते ही अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जाकर नाउन वाला कंटेंट देखना, एकदम पहले जाकर यूट्यूब में अपलोडेड है एकदम, ठीक है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए इत्मीनान से। पोजेसिव केस के दो टाइप होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में। पोजेसिव एडजेक्टिव है आर, पोजेसिव प्रोनाउन है आर्स, ठीक है। और दोनों का ही मतलब होता है हमारा। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये हमारा घर है, हमारा कॉलेज है, बोलते हैं ना, इट इज आर हाउस आर कॉलेज, है ना। तो ये दोनों का ही मतलब सेम है, दोनों ही मीनिंग कन्वे करते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों का ही सेम मीनिंग होता है तो हमको कैसे पता चले कि आर लगाना है कि आर्स लगाना है ना। ये बात हमको कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो ये बात पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इत्मीनान से सुनना। हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझेंगे। गॉट इट। प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी थी। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर आता है। नाउन के प्लेस पर आने का मतलब ये है कि जब प्रोनाउन आएगा तो जो नाउन होगा वो हिडन होगा। ये सुना हुआ लग रहा है ईशा को, ऐसा कभी सुने थे उस वीडियो में। और जब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डेफिनेशन सुन लो। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन, मतलब जब एडजेक्टिव आएगा तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि वहां पर नाउन होना चाहिए ना। आगे बात समझो, अगर नाउन होगा ही नहीं तो उसे क्वालिफाई कैसे करेगा वो, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या है ये सुन लो। बॉटम लाइन ये है कि आप एडजेक्टिव सिर्फ तब लगाएंगे जब नाउन क्लियरली विजिबल होगा। नाउन क्लियरली विजिबल होने के बाद ही आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। आगे बात समझ में। और आप प्रोनाउन सिर्फ तब लगाएंगे जब नाउन कंप्लीटली हिडन होगा। मेरे ख्याल से ये बात दिमाग में गई होगी। एडजेक्टिव कब लगाते हैं, जब नाउन दिखाई दे रहा होता है। दिखाई देगा तभी तो उसको क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन प्रोनाउन कब लगाते हैं, जब नाउन कंप्लीटली गायब हो चुका होता है। गायब क्यों हो चुका होता है, क्योंकि उसकी जगह पर प्रोनाउन आ जाता है ना। मैंने कहा अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर, ही इज लिविंग इन मुंबई। तो ही जो है अमिताभ बच्चन की जगह पर आ गया ना, तो दोबारा अमिताभ बच्चन क्यों बोलूंगा जब उसकी जगह पर ऑलरेडी ही बोल दिया हूं। तो आ रही बात समझ में। तो बात यह है कि अगर आपको नाउन हिडन है, नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप प्रोनाउन चुनिए। लेकिन अगर आपको नाउन क्लियरली दिखाई दे रहा है, विजिबल है, तब आप क्या चुनेंगे, एडजेक्टिव चुनेंगे। ये कंसेप्ट है। तो मैंने आपको बताया कि कब आर लगाना है, कब आर्स लगाना है, क्योंकि दोनों का तो हमारा ही होता है ना। आप जो भी लगाओगे सेंटेंस सेम टोन का कन्वे करेगा, लेकिन जो लिखा होगा वो रिटन इंग्लिश के हिसाब से गलत होगा। तो आपको सही चूज करने आना चाहिए कि मैं क्या लिखूं। एग्री। पढ़ोगे तो दोनों को ही, आपका हमारा कॉलेज जो है कल बंद रहेगा, पढ़ोगे तो दोनों को ही सेम, लेकिन सही लिखना पड़ता है ना व्हेन वी आर राइटिंग। ओके। तो अब देखो जरा, मैं आपको ये अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्या अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट क्या सिखाया, रिपीट करके दे रहा हूँ, सुन लो। कंसेप्ट ये सिखाया कि एडजेक्टिव सिर्फ तब लगाना जब नाउन विजिबल होगा, ठीक है। और अगर नाउन हिडन हो तो ही क्या अप्लाई करना, प्रोनाउन। ये है वो नाउन, दिस इज द नाउन। कॉलेज क्लियरली लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। नाउन यहाँ पर मेरे लिए विजिबल है, तो क्योंकि नाउन विजिबल है, नाउन विजिबल होता है तो क्या चूज करते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन है, आर। राइट आंसर इज आर। पता चला। चलो आगे सुनते हैं। इस वाले सेंटेंस सुनो, हर और हर्ष। पहले इन दोनों में फर्क समझ लो इत्मीनान से। हर और हर्ष में आपको फर्क बता रहा हूँ। देखो जरा, ये जो हर और हर्ष वाला जो सीन है ना, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, हाँ ये रफ कर रहा हूँ। हर और हर्ष वाला जो सीन है वो सुन लो। पोजेसिव एडजेक्टिव है हर्ष, पोजेसिव प्रोनाउन है हर्ष। सुनते जाना, मुझे बीच में कटना नहीं। कुछ नहीं करना है, हेडफोन लगा लो और आराम से बेड पे लेट जाओ, जैसे दिवेश लेटे ना, एकदम आराम से एकदम फैल जाओ एकदम, ठीक है। कथा चल रही है भगवान राम की, सिर्फ कथा सुनो। गॉट इट। और कुछ मत करो, सिर्फ कथा सुनो, सुनते जाओ क्या बता रहे। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। हर एडजेक्टिव है, हर्ष प्रोनाउन है। मुझे ये कैसे पता चलता है सर, ये केस टेबल है जो कि आपको नाउन में बताया गया है। पहले नाउन पढ़िए तो प्रोनाउन आएगा। चलिए आगे सुनते हैं। सवाल है हर लगाऊं कि हर्ष लगाऊं। बात को समझना। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जब नाउन विजिबल होगा ना, विजिबल होगा, तब आपको एडजेक्टिव लगाना है। नाउन हिडन होगा तो आपको प्रोनाउन लगाना है। अब यहाँ पे जरा फोकस करो सेंटेंस पे। कंसेप्ट समझ में आ गया। नाउन दिखेगा तो हर,
नहीं दिखा तो हर्ष। अब सुनना क्या बता रहा हूँ, हर स्लैश हर्ष इज अ गुड हाउस। अब मैं इसको हिंदी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा पता है, इसको बोलूँगा उसका घर एक अच्छा घर है, ठीक है। उसका, ये दोनों की ही मीनिंग होती है उसका, दोनों ही अधिकार बताने की बात कर रहे हैं, दोनों की ही मीनिंग उसका, इसकी मीनिंग भी उसका है, उसकी मीनिंग भी उसका है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं। गॉट इट। उसका घर एक अच्छा घर है, एक अच्छा घर है लिखा हुआ है, उसका भी लिखा हुआ है, लेकिन महसूस करो क्या नहीं लिखा हुआ है। उसका घर एक अच्छा घर है, उसका एक अच्छा घर है, लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पर? मिसिंग है उसका घर, मतलब वो जो हाउस है ना वो मिसिंग है। पॉइंट है समझ में? तो ये जो हाउस है जो कि नाउन है, ये क्या है? हिडन है। लिखा नहीं ना इन्होंने, मैंने महसूस किया, उसने लिखा तो नहीं। तो यहाँ पर नाउन जो है हिडन है। तो क्योंकि नाउन हिडन है तो इसलिए लगेगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन होता है? हर्ष। राइट आंसर क्या है इसका? हर्ष। देखो ज़रा, कहीं कष्ट है तो मेरे को बताओ। बच्चे लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं ऑडिबल हूँ आप सारे बच्चों को? पहले तो ऑडिबल हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? अब दिख रही है स्लाइड? दरअसल उस वक्त ना मैंने चैट बॉक्स क्लोज कर दिया था क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आप लोगों ने क्या लिखा ऊपर, और मैं मान के चल रहा था कि सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं ईशा, वो मैं पूरा कंटेंट डिलीवर कर दिया हूँ। और मुझे पता ही नहीं, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा यार। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बता दो, ये जो कहानी यहाँ पे लिखी है ये इतनी सारी, एक बार फिर से बताना है क्या मेरे को? ईशा को समझ में नहीं आया? ठीक है चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। चलो फिर से बता देते हैं। आवाज़ आ रही थी मेरी आप लोग को बराबर?
तब तो समझ गए होगे ना इतना सारा ईशा, तब तो आ गया होगा समझ में। आप तो वैसे ही भारी टैलेंटेड हो, नहीं आया? चलो फिर से बता रहे, अभी आ गए हैं सारे बच्चे लोग, शुरू करें। चलो सुनो, देखो क्या कन्वे कर रहे हैं बच्चे लोग, एक बार एक्सप्लेन करो तो इत्मीनान से सुन लो। देखो 12th से बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर तो था मी। आई होप अभी वाली बात को सीख गए होगे कि इसका आंसर मी क्यों है, ठीक है। अब आपको ना 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बोलो। वो जो गूगल ग्रुप में भेजा ना वही वाला है, उसको फिर से टाइप करके भेजो गूगल ग्रुप। हाँ बिल्कुल हो गया, जल्दी से भागो। चलो सुनते, देखो कन्वे कर रहे हैं, मुझे सुनते हैं ना। सवाल ये है कि आर अप्लाई करें, आर सप्लाई करें। r/आर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, ठीक है। मुझे सुन रहे हैं ना अभी सारे बच्चे लोग, ये मैं दोबारा से पूरी कहानी बता रहा हूँ, फिर से सुनना। r/आर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें मैं आर लगाऊं कि आर्स लगाऊं। दोनों की ही मीनिंग होती है आपका, दोनों की ही मीनिंग होती है आपका। आगे पकड़ में सवाल ये है कि मैं कौन सा वाला, सॉरी हमारा मीनिंग होती है इसका। सवाल ये है कि मैं कौन सा वाला जो है कंटेंट इसमें यूज़ करूँ। दोनों की ही मीनिंग है हमारा। सवाल है कि कौन सा वाला आर यूज़ करें, क्योंकि आपने जो भी बोला, मान लिया आपको अपने किसी फ्रेंड से बात कर, आपने जो भी बोला आर कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, आर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, तो बोलोगे तो वो दोनों का मतलब एक ही समझ लेगा, हमारा कॉलेज कल बंद रहेगा, चाहे आप इनमें से जो भी लगा लो। लेकिन जो भी लिखा तो पढ़ने वाला ना उसका सेम मतलब नहीं समझेगा, वो तुरंत ना स्पॉट डायरेक्ट रख के गोला बना के आपको रिवर्ट कर देगा, बोलेगा कि जाओ पहले थोड़ा ग्रामर ठीक करके आओ। तो आपको ना ये चीज़ पर ध्यान देना। और मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए नहीं ग्रामर की नॉलेज पता है मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे हिसाब से बच्चे ग्रामर की नॉलेज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कॉर्पोरेट्स में होगे ना, तो कॉर्पोरेट्स में ना सब कुछ मेल में होता है, कुछ भी स्पोकन नहीं होता है, सब कुछ रिटर्न होता है। आप किसी भी क्लाइंट से बात करोगे, अपने मैनेजर से बात करोगे, जब आप कॉर्पोरेट्स में होगे तो वो सीधा यही बोलेगा कि मेरे को मेल भेजो। उनका एक ही एकदम टर्म्ड है, डिफाइंड, मेल भेजो बस। तो आपको ना वो मेल जो है टाइप करना पड़ेगा उन्हें फॉरवर्ड करने के लिए। और जैसे आपने मेल भेजा, फॉर एग्जांपल आपने भेजा कि सर मेरे पेट में दर्द है, मेरे को छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी बाद में देगा, पहले वो आपका मेल पढ़ पढ़ के ना पूरे गोले बनाएगा, और गोले बना बना कर जो है वो रिवर्ट कर देगा आपको। आ रही है बात समझ आपको? तो छुट्टी बाद में आएगी, पहले तो ग्रामर की क्लास आएगी, ठीक है। तो आपको ना वो रिटर्न इंग्लिश का ध्यान देना है। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आर और आर्स में क्या फ़र्क होता है। एक बार से रीस्टार्ट करते फिर से ज्वाइन करो, कनेक्ट हो जाएगा। अविनाश रीस्टार्ट करके फिर से ज्वाइन करो, वो सेम पासवर्ड है बच्चों। चलो इतना से सुनते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक सेकंड बच्चे मुझे समय देना, वो एक बच्चा थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, उसको मैं एक बार पासवर्ड दे देता हूँ, बस मुझे एक सेकंड का समय देना। चलो बच्चे लोग सुनते हैं, देखो दरअसल क्या कन्वे कर रहे हैं। r/आर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, मैंने आपको केस टेबल में पोजेसिव केस बताया हुआ है, ठीक है। पोजेसिव केस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। इतनी बात गई दिमाग में? पोजेसिव एडजेक्टिव अलग चीज़ है, पोजेसिव प्रोनाउन अलग चीज़ है, इतनी गई दिमाग में? अब पहले ये समझ लो कि इसमें कौन एडजेक्टिव है कौन प्रोनाउन है। ये जो अवर है ये एडजेक्टिव है, ये जो अवर्स है ये प्रोनाउन है, ठीक है। सर आपको कैसे पता चल गया कौन एडजेक्टिव कौन प्रोनाउन है? ये आप केस टेबल पढ़ोगे ना, नाउन एंड केस, जो एक चैप्टर यूट्यूब में अपलोडेड है, वहाँ से आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। इतने लिए बात समझ में आ गई? ये मेरे को कैसे पता चलता है? वो मेरे को केस टेबल से पता चलता है। अब दूसरी बात कन्वे कर रहा हूँ। सवाल यह है कि जब दोनों का ही मीनिंग हमारा है तो कौन सा वाली चीज़ इसमें एप्लीकेबल है, कौन सी वाली चीज़ सही है जो मुझे अप्लाई करनी चाहिए, वो आपको कन्वे कर रहे हैं। मुझे सुनते जाने इत्मीनान से, ठीक है। आपने दोनों की डेफिनेशन को समझ लो। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो वो शब्द जो नाउन के प्लेस पर आएगा।
अगर वो नाउन के प्लेस पर आ गया तो नाउन कैसा हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। एग्री करते हैं अपन। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन, ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय, तो अभी वो लड़का है, लेकिन मैंने कहा ही इज एन ऑसम बॉय, तो जो ऑसम है उस बॉय को क्वालिफाई कर दिया। जैसे दिवेश के लिए मैंने कहा दिवेश इज अ बॉय, ठीक है, लेकिन दिवेश इज एन ऑसम बॉय, तो वो जो ऑसम है वो दिवेश को क्वालिफाई कर दे रहा है ना। समझ पा रहे हो तुम कि कितना ऑसम है वो? तो उसकी ऑसमनेस को बताने के लिए कौन है ये? एडजेक्टिव है। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आ जाता है, इसलिए नाउन क्या हो जाता है? हिडन हो जाता है। तो बॉटम लाइन क्या बनेगी? बॉटम लाइन ये बनेगी कि अगर नाउन विजिबल होगा, अगर नाउन विजिबल होगा, अगर नाउन विजिबल होगा तो आप क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। अगर नाउन हिडन होगा तो आप क्या लगाएंगे? प्रोनाउन लगाएंगे। इतनी बात गई दिमाग में? अगर नाउन हिडन है तो एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन, और अगर नाउन विजिबल है तो क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। इतना क्या दिमाग में? इतना ही बस दिमाग में डालो। नाउन विजिबल तो एडजेक्टिव, नाउन हिडन तो प्रोनाउन। इतनी बात बस दिमाग में डालो, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसे समझ में आता है देखकर कि क्या हिडन है और क्या विजिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है r/r कॉलेज वॉज क्लोज, तो ये है कॉलेज जो कि नाउन है, ठीक है। ये जो नाउन है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ 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 लिखा हुआ है, मतलब कैसा है सर? विजिबल है ना भाई, साफ साफ लिखा हुआ है मतलब विजिबल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये विजिबल नाउन के लिए एक पॉजेसिव केस में से प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव चूज करना है। नाउन विजिबल है, क्योंकि नाउन विजिबल है इसलिए मैं क्या करूँगा? अपना विजिबल वाले केस में एडजेक्टिव चूज करूँगा। एडजेक्टिव कौन है भाई? आर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। पता चला कि मैं आर क्यों लगा रहा हूँ, आर्स क्यों नहीं लगा रहा हूँ? ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे लोग? कंफर्टेबल है इसमें? एक बार फिर से एक कहानी सुन लेते हैं, फिर आप दोबारा कोशिश करना। एक बार इत्मीनान से वो कहानी सुन लीजिए जो आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हर और यहाँ पर लिखा हुआ है हर्स, तो दिस इज हर एंड दिस इज हर्स। हर एडजेक्टिव है, हर्स प्रोनाउन है। हमको कैसे पता चलेगा सर? केस टेबल में जाके पता चलेगा बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई? अब ज़रा समझना, सवाल यह है कि मैं हर लगाऊं या फिर हर्स लगाऊं, दोनों की ही मीनिंग उसका होता है, ठीक है। मतलब चाहे आप हर बोल लेना चाहे आप हर्स बोल लेना, दोनों ही सेम बात ही कन्वे करते हैं। तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है ये सुन लो। सेंटेंस में लिखा हुआ है हर/हर्स इज़ अ गुड हाउस, तो मैं इसको हिंदी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? उसका घर एक अच्छा घर है, मैं उसको ऐसे बोलूँगा, ठीक है ना। उसका घर एक अच्छा घर है, तो समझना ये वाली बात उसका कन्वे कर रही है। एक अच्छा घर ये लिखा हुआ है, ये है को कन्वे कर रहा है, लेकिन मैं हिंदी में बोला उसका घर एक अच्छा घर है, तो उसका घर, तो एक जो घर और है जो कि वो हाउस है, वो यहाँ पर हिडन है ना, उसने तो नहीं लिखा, क्योंकि वो सेकंड वाला जो हाउस है, ये वाला जो हाउस है, उसका घर एक अच्छा घर, तो ये वाला घर क्योंकि हिडन है, हिडन होने पर अपन लोग क्या लगाते हैं? प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन है? हर्स, तो इसलिए यहाँ पर क्या टिक करूँगा? हर्स। ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप इत्मीनान से देखो, कहीं भी कोई डाउट है तो मुझसे एक बार फिर से पूछ लो। कहीं भी कोई भी डाउट हो सो आस्क मी नाउ। देख लो बच्चे लोग, कोई भी कष्ट है तो मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, और अगर कष्ट नहीं तो नीचे वाली स्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में चलो 14, 15 और 16 का आंसर कीजिए। यूवर्स अर्जुन और ईशा का आंसर आ गया। 14 में यूवर, 15 में यूवर्स।
चलो सुनते हैं एक बार 14 और 15 बता देता हूँ, फिर 16 एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। 14 और 15 एक बार सुन लीजिए। चलो बच्चे लोग सुनेंगे क्या, बताऊं क्या? 14 और 15 बताऊं आपको एक बार, सुनेंगे मुझे सारे बच्चे लोग? चलो एक बार एक्सप्लेन करें जरा, इतना से सुन लो। यूवर्स मोटरसाइकिल इज न्यू, ठीक है। अब जरा इत्मीनान से सुनो। उसमें कहने की कोशिश कर रहा है, पहले तो ये समझ लो कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा एक बार देख लो। देखो ये है यूवर और ये है यूवर्स। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूवर है ना बच्चे, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो यूवर्स है ना बच्चे, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। मुझे सुनते जाइएगा इत्मीनान से। 14 और 15 दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो समझा मैं फिर से इसमें यूज़ होने वाला है, सुनते जाइए। अब सवाल ये है कि दोनों का ही मतलब होता है तुम्हारा या आपका, दोनों का ही मतलब होगा तुम्हारा या फिर आपका, दोनों का सेम मीनिंग है। सवाल ये है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई करनी है मुझे, सवाल ये है बस मेरे लिए। तो ज़रा इत्मीनान से सुनते जाइए क्या कन्वे कर रहे हैं। देखो मैं कह रहा हूँ यूवर मोटरसाइकिल इज़ न्यू, तुम्हारी मोटरसाइकिल नई है, मुझे ये कहना है तुम्हारी मोटरसाइकिल नई है मोटरसाइकिल, ये बताएगा तुम्हारी, दोनों में से कोई भी ले लेना, ठीक है। तो ये रहा वो नाउन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, लिख कर तो दे दिया मोटरसाइकिल, और कैसे लिख बताया तुमको। नाउन जो है बच्चे विजिबल है, तो क्योंकि नाउन विजिबल है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होता है? यूवर, राइट आंसर था यूवर। पूछो डाउट। आपको जो प्रोनाउन है उसके लिए नाउन देखना है ना, विजिबल है कि नहीं है। दुनिया के लिए नाउन थोड़ी देखना है। सर यहाँ पर तो न्यू मोटरसाइकिल नहीं लिखा, तो नहीं लिखा तो मत लिखे। हम ऐसे ही बोल सकते हैं तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं लग रही है, जरूरी ऐसे ही बोलोगे तुम्हारी मोटरसाइकिल नई मोटरसाइकिल लग रही है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो आपको प्रोनाउन के लिए देखना है ना, नाउन विजिबल है कि नहीं है, दुनिया के लिए थोड़ी देखना है। किसी बच्चों को डाउट है यूवर में? चलो फिर से कोशिश करते हैं। 15 बताने वाला हूँ। अर्जुन सुनना बच्चे, क्या लिखा हुआ है? प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर/हर्स। अब समझो जरा बात को। दो लोग डूब रहे हैं, किसी इंसान ने किसी से कहा कि जाओ उसकी और उसकी जान बचाओ, ठीक है। तो एक वहाँ पर मेल है और एक फीमेल है। कंफर्टेबल है पर इस पर जरा इत्मीनान से समझना। मेल की जान बचानी है तो फीमेल की भी तो जान ही बचाएगा ना। तो ये जो लाइफ वर्ड है जो कि फीमेल के लिए, इस हर के लिए नाउन है, वो उसने लिखा ही नहीं मतलब उसने क्या कर दिया? हिडन कर दिया। उसको बोलना क्या चाहिए था? प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर या फिर हर्स लाइफ। उसको लाइफ बोलना चाहिए था, उसने बोला ही नहीं बोला, मतलब उस सामने वाले की समझ पे छोड़ दिया कि जाके जान ही बचाना और कुछ ना बचा के ले आना, ठीक है। तो जो लाइफ है वो उसने हिडन कर दिया, और अगर वो हिडन कर देगा तो कंसेप्ट होता है प्रोनाउन लगाने का। प्रोनाउन होता है हर्स, तो राइट आंसर है हर्स। पूछ लो कहीं भी कोई डाउट है तो, कैसा भी डाउट हो, कहीं भी हो पूछ लो भाई, ठीक। आगे चलो। अगला लिखा हुआ है यू मी एंड आई, फिर उसके बाद ये स्लैश है, यू आई एंड मी, फिर स्लैश है, यू आई यू एंड मी, गो देयर। अब समझो भाई, ये है कंप्लीट आपकी पहली वाली चॉइस, ये है कंप्लीट आपकी दूसरी वाली चॉइस, और ये है कंप्लीट आपकी तीसरी वाली चॉइस। आपको इन तीन चॉइस में कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में सिर्फ यू मी है या फिर आई नहीं आएगा। 1 2 3 में एक टिक करके बताइए आपके हिसाब से क्या आएगा। और ये तीन चॉइस है ईशा, 1 2 एंड 3, आपके हिसाब से आपको कौन सा लगाना है? यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइपिंग एरर, उस एरर को भी ठीक कर देता हूँ जरा, इसको भी सही कर लेना। तो ये यू मी एंड आई नहीं होगा, यू ही एंड आई होगा। ये ही है, मी नहीं है, वो टाइपिंग एरर है। यू ही एंड आई, यू आई एंड ही, आई यू एंड ही, ये टाइपिंग एरर था ना। चलो सुनते हैं, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीनों ही चीज़ तो सेम बात कन्वे करती है ना, चाहे आप बोलो यू आई एंड ही, चाहे बोलो यू आई एंड ही,
चाहे बोलो आई, यू एंड ही, आप इन तीनों में कुछ भी बोलो, चीज़ तो एक ही कन्वे होगी कि भाई तुमको, मुझको और उसको जाना है, चीज़ तो ही कन्वे होगी, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा बोले। तो ये ग्रामर आपको ध्यान देना है। अब स्पोकन में इसमें से कुछ भी बोल दोगे सब सही है, लेकिन जब रिटर्न में लिखोगे ना तो कोई एक ही सही है, बाकी दो गलत है। सवाल ये है कि 1 2 3 में कौन सा वाला सही है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका एक बार आपको जवाब दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा इत्मीनान से। इस वाले केस में मुझे सुनना बचेगा इत्मीनान से। इस वाले केस में जब भी हम बात करें, जैसे ऐसा होता है ना, जब भी हम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टी स्टॉल पर खड़े हैं, है ना, हम 3-4 दोस्त हैं वहाँ पर और चाय आ जाती है ना। तो जब चाय आती है तो हम लोग फटाक से अपना कप उठा के पीना शुरू नहीं कर देते दिवेश, सामने वाले को देना पड़ता है पहले। ये नहीं कि खत्म हो जाएगी पहले मैं ले लेता हूँ बाकी देख लेंगे। जब आपके हाथ में कप आया तो आप हमेशा क्या करते हैं, पहले आप लीजिए, ठीक है ना दिवेश, पहले आप लीजिए बोलना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये कर्टसी होती है, कर्टसी, गॉट इट। तो सम्मान देने के लिए हमेशा सामने वाले को प्रेफरेंस देना होता है। दिस इज व्हाट वी शुड मेंटेन एंड ऑलवेज। कुछ नहीं होता, मान लिया कि भाई 4 कप चाय आई और 5 लोग खड़े थे तो मेरे को नहीं मिली, कुछ नहीं होता 1 कप चाय नहीं मिली तो। लेकिन इस वाली बात को समझना, वो 1 कप चाय छोड़कर ना आपने सामने वाले के मन में ना अपनी जगह बना ली है, ये बड़ी बात है। छूट गई चाय कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में जो आपके लिए रिस्पेक्ट आई ना, वो बड़ी बात है। तो कर्टसी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कर्टसी ध्यान देना होता है। कर्टसी क्या होती है, आप हमेशा सामने वाले से कहते हैं सर प्लीज़ पहले आप, मैम प्लीज़ पहले आप। आगे बात समझ में, गॉट इट। तो कर्टसी क्या कहती है, कर्टसी ये कहती है पहले आप, गॉट इट। पहले आप कैसे होगा भाई, पहले आपके लिए आपको ये नंबर याद रखना है, नंबर है 231। ये 231 कर्टसी का रूल है जो आपको याद रहे। ये 231 क्या कन्वे करता है, एक बार ये समझा देता हूँ। ये 2 कन्वे कर रहा है सेकंड पर्सन को, 3 कन्वे कर रहा है थर्ड पर्सन को, और 1 कन्वे कर रहा है फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, एक बार ये समझा देता हूँ। जो इंसान बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। जो इंसान सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे तुम सुन रहे हो तो तुम सेकंड पर्सन हो। अब जैसे कोई इंसान यहाँ पर नहीं है और मैं उसके बारे में बात करूँ, जैसे विशाखा बेहोश है, मैत्री जीवन में तृप्त हो गई है, अंकुर भी तृप्त हो गए हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्योंकि उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो गए। समझ में आ गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो ये जो आई है ना बच्चे, ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो ही है ये थर्ड पर्सन होता है, और यू सेकंड पर्सन होता है। तो ये है कर्टसी का रूल 231, दिस इज 231। तो जहां भी आपको ये 231 मिलेगा वही सही होगा। तो ये 1 वाला इसका सही है। देखो किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो एक बार इसमें। क्लियर हो गया शिवानी को? दिवेश तुम हो बच्चे कि हो गए बेहोश? मेरे को तो लग ही नहीं रहा है क्लास में हो कि नहीं हो, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है कुछ। हो बच्चे जिंदा आप? अच्छा हो जिंदा, कैसे बच्चे इतना लंबा जी ले रहे हो? चलो आगे बढ़ो। चलिए फटाक से इसका आंसर कीजिए तो। हाँ बिलाश तुम आगे बच्चे, शाबाश। चलो 17, यू एंड आई, ही एंड यू एंड ही एंड यू वेंट टू स्कूल। क्या होना चाहिए जल्दी से 17 में आंसर मेंशन करो। ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। क्या आना चाहिए? राइट आंसर है 1। अभी तो समझा ना कर्टसी का रूल, 231, 2 होता है, ये 3 होता है, तो पहले 2 ही आएगा बाद में 3 आएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए नंबर 18 दिवेश आंसर दो जल्दी से, 1 2 3। दिवेश आंसर दो जल्दी से। तो 18 में आंसर देना ईशा को, ईशा 18 का दो, 1 2 3। मधुलिका 1, आकाश 3, दिवेश, नीलम 3, दिवेश 3, यामिनी 3। नाइनटीन देयर,
ईशा थम जाओ भी, पहले 18 का पहले आंसर बताओ। चलो सुनते। अच्छा ईशा ने 3 बताया है क्या? हाँ शिवानी बच्चे 18 में क्या जवाब है? शिवानी 18 बोलो। अभिजीत कुछ मत बोलना, तुम बेहोश हो जाना वहाँ बैठे बैठे। अभी सिर्फ मैं 18 का आंसर लूंगा। नीलम अच्छा 3 बताया है। अभिजीत कहाँ हो तुम? जय हो बच्चे जिंदा आप भी? चलो सुनते। देखो क्या कन्वे कर रहे हैं, सुनना बच्चे लोग। 18 पर बताने वाले। 18 पर लिखा हुआ है आई यू एंड ही, आई ही एंड यू, यू आई एंड ही आर क्रिमिनल्स। ठीक है, तो मैंने आपको कर्टसी का रूल बताया था। कर्टसी का रूल होता है 231। मतलब ये है कि जब भी चाय आए तो हमेशा आपको सामने वाले को पहले पूछना है, भले पी खुद लेना लेकिन पूछना पहले। ठीक है दिवेश, तो पहले आप रूल कन्वे करता है 231 को। लेकिन जैसे ही चाय आई, दिवेश सुनना तुम इस वाली बात को, जैसे ही चाय आई और आपने देख लिया कि चाय में मक्खी गिर गई है, तो चाय में मक्खी गिर गई है तो दिवेश अब आप सामने वाले को नहीं पिलाओगे पहले कि तू पकड़ के पिएगा, आज देखता हूँ कैसे नहीं पीता है तू। तुम्हें बात आ रही है समझ में दिवेश? उसे अभी नहीं पिलाना है, ये तुम उसके साथ कर्टसी नहीं कर रहे हो, उसका तो शोषण कर रहे हो तुम। ये देख रहे हो जब चाय में मक्खी गिर गई तो तुम उसको पहले क्यों पिला रहे हो? गॉट इट? तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है, गॉट इट, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ओके, तो उसको ज़बरदस्ती पहले नहीं पिलाना है आपको। तो आपको ना कर्टसी का रूल बदलना है उस घड़ी। जब पॉजिटिव टोन हो, चाय टेस्टी हो, तो सामने वाले को पूछो। लेकिन जब चाय में मक्खी गिर गई है, नेगेटिव टोन है, तो पहले आपको पीना है उससे दिवेश। तो रूल क्या लगेगा? 1 2 3 का। 1 इज फर्स्ट पर्सन मतलब आई, 2 इज सेकेंड पर्सन मतलब यू, एंड ही इज थर्ड पर्सन मतलब कि ही। दिवेश खुद को पी के देखेंगे तो डांटेगा तुमको। तो बात समझ रहे बच्चे लोग क्या कह रहे हैं? जब नेगेटिव बात चल रही होगी, चाहे मक्खी गिरी होगी, तो हमको पहले पीना है। दिवेश सिर्फ इतना ही देख के पता करना कि मक्खी है कि नहीं, बस पी के नहीं देखना है कि अरे बाप रे क्या टेस्टी लग रही है, तू भी पी के बता। तो ऐसे नहीं करना है। सीखे बच्चे लोग कुछ? तो 1 2 3 लगाना है आपको इसमें। देखो 1 2 3 कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। राइट आंसर है इसका 1, नॉट 3। राइट आंसर वॉज 1 2 3। बोलो कष्ट है किसी बच्चे को इसमें? सारे बच्चों को ओके? ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 पर चल रहे हैं। लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज प्रिपेयर्ड हिज / देयर स्टेटमेंट। चलो तो भाई ईशा आप कुछ कह रहे थे इसमें। अरे मुझसे थोड़ा चैट बॉक्स में बात करते रहो भाई, फिर नहीं तो पता चला मैं ही सो जा रहा हूँ। ईशा ने देर का है, आकाश ने देर का है, अर्जुन ने देर का है, संदली ने देर का है। अभिलाष ये डॉट क्यों दे रहे हो तुम? सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ ना। हम लोग ना बच्चे लोग कुछ नहीं पढ़े, पता है मेरे को ऐसा लगता है। यूट्यूब में जो वीडियो अपलोडेड है, सुना है किसी बच्चे ने? एक भी सुना है किसी बच्चे ने? एक भी? हाँ, नाउन वाला भी और आर्टिकल वाला भी एक भी सुना है? तो कुछ नहीं सुना उसमें हमने, सब उसमें बताया मैंने ये वाली बात। चलो सुनो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बस वीडियो ले खोल के बैठ जाते हैं और बाजू में मैसेज चलता रहता है। चलो सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज़ प्रिपेयर्ड हिज / देयर स्टेटमेंट। अब ज़रा बात को समझिए तो। हाँ बच्चे, तरुण गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी उठ गए आज। देखो ज़रा क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हिज है और ये जो देयर है, मुझे सुनते जाओ, मुझे सुनते जाइए, मुझे सुनते जाइए। हिज और देयर है, दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं, जिसका मीनिंग होता है अपना। सुनते जाइए, सुनते जाइए। हिज और देयर दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं, जिसका मीनिंग होता है अपना। आगे बात समझ में? लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो हिज है वो सिंगुलर के लिए होता है और जो देयर है वो प्लूरल के लिए होता है। ये तो पहले समझ लो कि दोनों का फ़र्क है। हिज सिंगुलर के लिए होगा, देयर प्लूरल के लिए होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है? द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज़ प्रिपेयर्ड हिज / देयर स्टेटमेंट। अब सवाल ये है कि मुझे दोनों ही सेम चीज़ कन्वे करेगा अपना, लेकिन सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है, सवाल ये है।
इतनी वाली बात समझ में आ गई। सवाल ये है कि मैं सिंगुलर लूँ कि प्लूरल लूँ, क्वेश्चन मेरे लिए है। अब इस वाली चीज़ का आप जवाब सुन लो। मुझे कैसे पता चले कि भाई कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल? ये बताता है द। ये आर्टिकल है, ये उसमें मैंने बताया होगा, लेकिन हम लोग बेहोश थे तो नहीं समझ पाए। फिर से बताता हूँ, सुन लीजिए। ये जो आर्टिकल है ना, अगर आपने एक बार यूज़ किया, एक बार, तो फिर वो चीज़ सिंगुलर है। लेकिन अगर दो अलग अलग चीज़ें होंगी तो उसके लिए आपको दो बार द लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, मतलब एक ही इंसान है जो कलेक्टर भी है और मजिस्ट्रेट भी है, जिसने अपना स्टेटमेंट तैयार कर लिया। अगर उसने ऐसा लिखा होता ना, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तो इसका मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट अलग है, कलेक्टर अलग है, दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट तैयार कर लिया। आ रही बात समझ में? तो क्योंकि उसने द एक ही बार लिखा है, इसका मतलब ये कन्वे होता है कि एक ही इंसान है जो दोनों पोजीशन पर बैठा है। एक ही इंसान है, इसलिए देखो ना, वर्ब भी तो सिंगुलर लिया उसने, है सिंगुलर होता है ना, हैव प्लूरल होता है। बात आ रही पकड़ में? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, एक बार द लगा के उसने बताया। वर्ब सिंगुलर है आपका, तो फिर प्रोनाउन प्लूरल कैसे हो जाएगा? ईशा, राइट आंसर इज हिज। बोलो। चलूँ आगे? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। जय, तुम एक आंसर मत देना। ठीक है, चलो सुनते हैं। देखो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज स्लैश देयर प्लेस। अब ज़रा समझो इस वाली बात को, मुझे सुनना। ये एंड क्या करता है बच्चे, पता है? एंड ना हमेशा ना दो टर्म को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? एंड हमेशा दो टर्म को जोड़ने का काम करेगा। गॉट इट? तो यहाँ पर सोल्जर और सेलर जो हैं दोनों ऐड होकर आ रहे हैं, तो ये प्लूरल होना चाहिए था। हिज अभी बताया था सिंगुलर होता है, देयर प्लूरल होता है, तो प्लूरल होना चाहिए, तो उस हिसाब से देयर सही होना चाहिए था। लेकिन अगर देयर लगा तो गलत हो जाएगा। सवाल ये कि देयर गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, वो है एवरी। एवरी का आप पहले सेंस समझिए। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब कि हर एक। गॉट इट? हर एक इंसान को देखा जाएगा, हर एक सोल्जर को देखा जाएगा, हर एक सेलर को देखा जाएगा। मतलब एक बार में एक को देखोगे तो वो कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और क्योंकि वो सिंगुलर रहेगा इसलिए हिज अप्लीकेबल है, हिज इज राइट। ऐसा क्यों हो गया सर? एवरी के कारण हो गया बच्चे। एवरी ने खेला बदल दिया। चलिए अगला 21। रुद्र एंड आदित्य, रुद्र और आदित्य हैव स्लैश हैव लॉस्ट हिज स्लैश देयर बुक। क्या ना चाहिए? 21 फटाक से आंसर करो। अरे फटाफट टाइप करके भेजो भाई। कैसे एक बच्चे लोग एकदम टाइप नहीं करते जल्दी जल्दी? फटाफट टाइप करो। हैज हिज। आकाश का हैव देयर, हैज हिज। आकाश तुमको ना मैं डांटने वाला हूँ, भी देखना। शायद बच्चे लोग सही जवाब दिया आपने। देखो मैंने अभी बताया था, एंड जो होता है आकाश, एंड वो जोड़ने का काम करता है, वो प्लूरल बनाता है। यहाँ पे मैंने एंड लिखा है क्या? और लिखा है ना, इसका मतलब होता है या तो रुद्र या तो आदित्य। आकाश, दोनों को थोड़ी लेना है मेरे को, कोई एक लेना है ना। तो कोई एक लूंगा तो सिंगुलर वाला लूंगा ना, ये सिंगुलर है। सिंगुलर वाला लूंगा ना, ये सिंगुलर है। आकाश कुमार, डांटता हूँ तुमको तो कैप्चा में नहीं डुबा दोगे। चलिए 22 बताइए। यहाँ पे ना हिज स्लैश देयर है, हिज यहाँ पे मिस हो गया। हिज स्लैश देयर है वहाँ पे, आपको इसमें चुनना है। ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है। अभिजीत, बोलोगे कुछ कि आए तुम्हारे फोन से बाहर?
चलो बच्चे लोग सुनते हैं, देखो क्या कह रहा है, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर स्लैश हिज ड्यूटी। वही इधर भी वही इधर और वाला केस है ना, वही सेम बात कन्वे करता है, या वाली, या तो मैनेजर या तो उसके असिस्टेंट, है ना। तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए था, या तो मैनेजर ले रहा हूँ सिंगुलर है, या तो असिस्टेंट्स ले रहा हूँ प्लूरल है, मतलब एक बार मैं एक को ले रहा हूँ तो उस हिसाब से हिज लगाना चाहिए था। लेकिन जो कि अगर आपने ना बच्चे लोग इसमें ना हिज लगा दिया ना तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सवाल ये है कि हिज रॉन्ग क्यों होगा, मुझे सुनते जाना, उसका जवाब देने वाला हूँ। ग्रामर का रूल बता रहा हूँ, सुन लो। ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर कभी भी दो सेंटेंस या कभी भी दो नाउन, अगर कभी भी दो नाउन, ये है नाउन नंबर 2, ये है नाउन नंबर 1, पहला नाउन है मैनेजर, दूसरा नाउन है असिस्टेंट्स। अगर दो नाउन ईदर और, सुनते जाना इत्मीनान से, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने हो सकता है सारे वर्ड सुन रखे होंगे। क्या कहा मैंने, सुन लो। अगर दो नाउन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, अगर कोई भी दो नाउन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, मुझे सुन रहे बच्चे लोग, कोई भी दो नाउन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, तो हमेशा जो वर्ब और जो प्रोनाउन होगा, जो वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से होगा। इतनी बात गई दिमाग में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कभी दो नाउन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, तो हमेशा वर्ब या प्रोनाउन नियरेस्ट नाउन के हिसाब से लगाए जाएंगे। गई बात दिमाग में, यहाँ तक ओके अपन। अब सवाल ये है कि यहाँ पर नियरेस्ट नाउन का मतलब क्या है वो सुन लो। ये है प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको चूज करना है देयर लगाऊं कि हिज लगाऊं, इतनी बात समझ में आ गई। प्रोनाउन में आपको चूज करना है देयर लगाऊं कि हिज लगाऊं, तो मैंने कंसेप्ट कह दिया नियरेस्ट के हिसाब से लगाओ। आप मुझे बताओ इस प्रोनाउन के करीब में नाउन 2 है कि नाउन 1 है, करीब में कौन है, करीब में N2 है, तो क्योंकि करीब में N2 है तो N2 के हिसाब से चलेगा। N2 कैसा है, असिस्टेंट्स कैसा है, वो प्लूरल है। N2 क्योंकि प्लूरल है इसलिए प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मधुलिका शाबाश, राइट आंसर इज देयर नॉट हिज। ऐसे एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं बच्चे लोग। ये सारे जो रूल है ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बुक का नाम है रेन एंड मार्टिन, वो इंग्लिश ग्रामर का ना ग्रंथ है। जैसे हमारे हिंदू समाज में गीता है ना, क्रिश्चियन में बाइबल है, कुरान है मुस्लिम्स में, वैसे ही ना इंग्लिश में ना रेन एंड मार्टिन है। लेकिन सच बात यह है कि ना गीता में अथाह ज्ञान लिखा है, कुरान में भयंकर नॉलेज लिखी है, लेकिन हम लोग ने आज तक उसे पढ़ा नहीं। रीज़न क्योंकि उसको पढ़ना बहुत लेंदी है, तो वो बोरनेस के कारण, बोर्डनेस के कारण कि हम लोग जो है बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। सच बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंदी है गीता, लेंदी है कुरान, वैसे ही ना रेन मार्टिन बहुत लेंदी है, उसको पढ़ने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। गॉट इट। अब खुद सोचो, आप बैठे हो घर पे रेन मार्टिन की किताब लेकर, ग्रामर का रूल पढ़ रहे हो, और उसके बदले जैसे पढ़ पढ़ के एकदम पक जा रहे हो, उसके बदले तुरंत ही मतलब सामने से शिवानी को तो आते ही होंगे धड़ धड़ मैसेज की बौछार, मैसेज आ जा रहा है, तो इंसान फिर वो लेंदी एकदम थकाने वाला बोरिंग काम करेगा रेन एंड मार्टिन की बुक से, या फिर बढ़िया मैसेज आया उसका रिप्लाई करेगा। बात समझ रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ना इस वाले सेशन में अगर होश में नहीं रहे ना, तो इसके बदले जो करना पड़ेगा ना बहुत लेंदी टास्क है, वो है रेन एंड मार्टिन की बुक पकड़ के पढ़ना। उससे लेंदी टास्क कुछ और नहीं है, बहुत लेंदी टास्क है वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ बदले में आपको, मैं आपको बदले में ना रूल तो बता ही रहा हूँ और सीधा क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन के थ्रू बताने का क्या फ़ायदा है कि अप्लाई कैसे होता है समझ में आ जा रहा है ना। ये ग्रामर का रूल है, रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको क्वेश्चन अप्लाई करके बता दिया। तो जो अंडरस्टैंडिंग अभी आई होगी ना वो फिर कहीं कभी नहीं आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सुन रहे हो दिवेश, बच्चे सीख रहे हो आप कुछ, कष्ट है दिवेश को कुछ, मैसेज नहीं आते हैं तुम्हें, तो बच्चों तो खुशी की बात है, तुम शिवानी से पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 23, आंसर बताओ भाई। आर, बाकी बच्चे
You and I must obey our parents. ठीक है, इस बच्चों का इस वाले क्वेश्चन का तो सीधा आंसर दिया सारे बच्चों ने आर इज द राइट आंसर. यू एंड आई मस्ट ओबे आर पेरेंट्स. चलिए नंबर 24 जल्दी से बताओ, 1 मिनट बचा हुआ. देयर देयर देयर. चलो इसे ज़रा सुनो तो बच्चे लोग, देखो इसे क्या कन्वे कर रहा है. देखो ज़रा सुनना. दरअसल क्या होता है बच्चे, जब ना 3 पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो जब 3 पर्सन होंगे तो तीनों पर्सन का ना पावर मैटर करता है. ठीक है, तो जब भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पावर ज़्यादा रहेगा फर्स्ट पर्सन का, मतलब आई और यू में पावर हमेशा ज़्यादा आई का रहेगा. सेकंड और थर्ड पर्सन तो पावर ज़्यादा रहेगा यू का, मतलब यू और ही में पावर ज़्यादा रहेगा यू का. इतनी वाली बात समझ में आ गई. तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा ना उसी के हिसाब का प्रोनाउन चलता है. यहाँ पर यू और ही में पावर ज़्यादा यू का है, तो यू के हिसाब का प्रोनाउन चलेगा. यू के हिसाब का प्रोनाउन देयर नहीं है, यू के हिसाब का प्रोनाउन यूअर है. राइट आंसर इज यूअर. समझ गए? ठीक है. एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही स्लैश हिम. बोलो तो जल्दी से. तो भी यू, आकाश, यूअर ही राइट होता. एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही स्लैश हिम. चलो सुनना जरा, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे. सभी ने पार्टी अटेंड की सिवाय उसके. तो ये जब भी ना एक्सेप्ट वाला टर्म आता है जो सिवाय वाला सेंस लेकर आता है, सिवाय या फिर के अलावा, जब भी एक्सेप्ट वाला टर्म आएगा सिवाय या के अलावा, वैसे बट भी यूज होता है, दोनों ही सेम सेंस में होते हैं. बट और एक्सेप्ट दोनों सेम सेंस में होते हैं, सिवाय या के अलावा के सेंस में. तो एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम इज राइट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. हाँ जी बच्चे लोग, इसमें बताइए. नोबडी विल हेल्प यू बट आई स्लैश मी. जल्दी से बताओ. राइट आंसर है बट मी. ठीक है, बट के सिवाय के सेंस में, सिवाय के सेंस में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाला टर्म यूज होगा. ऑब्जेक्टिव केस होता है इसमें मी. नेक्स्ट 27. जल्दी से बताओ. 27 जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो. राइट आंसर है 27 पर. 27 राइट आंसर इज आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही. ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी. ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये जो है ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी कि ये जो है मेरे पास सब्जेक्टिव केस है. दिस इज़ द सब्जेक्टिव केस एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में दोनों ही और हिम दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं. आगे बात समझ में. तो क्योंकि दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं तो यहाँ पर टर्म कैसा है, मेरे को वैसे इंसान पसंद नहीं जैसा वो है, तो यहाँ पर लगेगा हिज. इज लगेगा तो राइट आंसर हो जाएगा ही. ठीक है, ही इज़ द राइट आंसर. आई होप आप सारे बच्चे सारी चीज़ को समझ गए होंगे. यहाँ से अपना पर्सनल प्रोनाउन होता है एंड. और हम लोग अब आगे चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले कंटेंट पर. तो नए कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा.